अहम खबर देंगे आपको। बड़े केस का बड़ा फैसला, तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग साबित होती है। 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए गए, 16 अकाउंट्स छुपाए गए, जबकि पीटीआई ने 8 अकाउंट्स को तस्लीम किया है। अबराज ग्रुप और ब्रिस्टल से भी फंडिंग ली गई। रुमीता शेठी, अमेरिका और कनाडा से मिलने वाली फंडिंग ममनुआ करार दी गई। इमरान खान ने 2008 से 2013 तक गलत मालियाती तफसीलात फराहम की। इलेक्शन कमीशन ने 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है। वोटन क्रिकेट क्लब से 21,21,500 डॉलर मिले हैं, जबकि अमेरिका की 2 एलएलसी कंपनी से 25,25,500 डॉलर मुंतकिल हुए। ब्रिस्टल इंजीनियरिंग से 49,965 डॉलर फंड्स आए हैं, जबकि भारतीय शहरी रुमीता शेठी से 13,750 डॉलर वसूल किए गए। तो बड़े केस का बड़ा फैसला आ चुका है। शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था, आज ये फैसला सुना दिया गया है। तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग साबित हो चुकी है। 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए गए और 16 अकाउंट्स छुपाए गए हैं। फैसले के मुताबिक पीटीआई ने 8 अकाउंट्स को तस्लीम कर लिया है। इमरान न्याजी पर आइन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना है। मज़ीद कहते हैं कि इमरान पर झूठे हल्फनामे जमा करवाने और गैर मुल्की रकम कबूल करने के इल्ज़ामात हैं। एक बार फिर साबित हुआ कि इमरान खान मुसद्दिक़ा झूठा है। कौम को इमरान खान की सियासत के मुज़म्मरात पर गौर करना चाहिए जो गैर मुल्कियों से चलाई जाती है। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 8 साल बाद सुनाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया। उनका कहना है कि इमरान न्याजी पर आइन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात हैं। इमरान पर झूठे हल्फनामे जमा कराने और गैर मुल्की रकम कबूल करने के इल्ज़ामात हैं। वफाकी हुकूमत ने ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के बाद लाहे-अमल तैयार कर लिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की हुकूमत को ब्रीफिंग। हनीफ अब्बासी केस के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला मिलने के बाद वज़ारत दाखिला आर्टिकल 17 की कार्रवाई शुरू करेगी। तो वफाकी हुकूमत ने ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के बाद का लाए-अमल तैयार कर लिया है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की हुकूमत को ब्रीफिंग। हनीफ अब्बासी केस के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला करेंगे। अदील वड़ाइच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा कि आर्टिकल 17 है क्या और किस तरह से इसकी बेस पर कार्रवाई होगी? देखिए जी, आर्टिकल 17 जो है वो सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के हक मुतल्लिक, लेकिन उसके हवाले से कुछ जिम्मेदारियों की बात करता है। और इसी आर्टिकल में ये कहा गया है कि अगर वफाकी हुकूमत समझती है कि अगर कोई जमात पाकिस्तान सालमियत के खिलाफ काम कर रही है तो 15 रोज के अंदर डिक्लेरेशन जारी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो डिक्लेरेशन भिजवाना होता है। और इसका दूसरा पहलू ये है इस फैसले में कि हनीफ अब्बासी केस जब पेंडिंग था, जब पैनामा केस चल रहा था, उसके पैरेलल ये केस चल रहा था, 3 रुकनी बेंच ने जब इस पर फैसला सुनाया था, तो उसके बाद उन्होंने जब जो इमरान खान साहब पर इल्जाम लगाया था हनीफ अब्बासी साहब ने, उसमें यह कहा था कि इन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है, गलत बयानी की है, इनको डिस्क्वालीफाई करार दिया जाए। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया था कि इलेक्शन कमीशन मजाज अथॉरिटी है कि वो ममनुआ ज़राए के मामले पर अपनी फाइंडिंग्स दे। अब वो फाइंडिंग्स आ गई हैं, तो इस पे जो ब्रीफिंग दी गई है हुकूमत को वज़ारत कानून की जानिब से फैसला मौजूद है और वो केस अभी तक उस तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, उसको रिवाइव किया जा सकता है। तो हनीफ अब्बासी केस के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इस बात का इम्कान है कि हनीफ अब्बासी अब से चंद रोज में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नई पिटीशन दायर करेंगे। और जो आर्टिकल 17 की कार्रवाई है वो वजारत दाखिला की चूंकि डोमेन है, तो वजारत दाखिला को वजारत कानून की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है। ठीक है, कुछ देर बाद वजीर कानून जो हैं वो इसको परसू करेंगे। दिल वड़ाइच, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से बनिगाला में तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की मुलाकात। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक इससे कबल पीटीआई लीगल टीम ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात की। लीगल टीम ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग दी है। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से बनिगाला में तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की मुलाकात हुई है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उमर जट हमारे साथ मौजूद है। उमर, क्या लाहे अमल होगा? अब तक मुशावरत मुकम्मल हुई इस पर?
जी अभी असद उमर जो मुशावरत की गई है इस इजलास में, उस पर असद उमर 4 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। पहले आज जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आया तो इमरान खान को आगाह किया गया और फिर जो लीगल टीम है पीटीआई की, उन्होंने इस फैसले के कानूनी नुकात पर चेयरमैन पीटीआई को ब्रीफ किया। उसके बाद इमरान खान की अपनी जो सीनियर क़यादत है उनके साथ एक मुलाकात हुई है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर जो सीनियर क़यादत है वो इसमें शरीक थे। अब इसमें ये फैसला किया गया है कि एक सीनियर क़यादत का एक अहम इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें इस फैसले को सामने रखते हुए जो इसके कानूनी नुकात हैं उन पर मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आ रही हैं, उन पर डिस्कस किया जाएगा और फिर हतमी लाहे अमल जो है पीटीआई की जानिब से वो दिया जाएगा। तो अभी बुनियादी तौर पर जो पीटीआई ने फैसला किया है कि अब वो आगे किस तरह चलेंगे और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, इस पर ये असद उमर की 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें वो तमाम तर जो पहलू हैं जिनका भी जिस पर मुशावरत की गई है उसके हवाले से आगाह करेंगे। तो ये एक लीगल टीम का इजलास हुआ, फिर इमरान खान ने अपनी सीनियर क़यादत के साथ भी मुलाकात की और उस मुलाकात में इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के जो कानूनी नुकात हैं उनको डिस्कस किया। अब इसमें बहुत शुक्रिया उमर जट, हमें अपडेट कर रहे थे। लाहे अमल पर मुशावरत जारी है, इस सिलसिले में असद उमर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि फितना खान नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ बैक वक्त झूठा साबित हो गया। अपने बयान में मरियम नवाज का मजीद कहना है कि फितना खान करप्ट, मनी लॉन्ड्रर और बैरूनी कुव्वतों के इमा पर काम करने वाला साबित हुआ है। इसका अपना ही बनाया हुआ ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का बुत आज औंधे मुंह गिर गया। कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ, इनसे पैसा लेता रहा और इस पैसे को फितना, फसाद और बर्बादी के लिए खर्च करता रहा। इस फॉरेन एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की रोकने सी पैक के खात्मे के लिए लॉन्च किया गया था। सर शर्म से झुक गया है। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। फरूख हबीब ने कहा है कि आज उन लोगों को मायूसी हुई जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने के ख्वाब देख रहे थे। मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ को सिर्फ एक नोटिस जारी किया गया, इसका भरपूर जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज किया, जबकि फवाद चौधरी का कहना है कि फैसले से हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है। अब साबित करेंगे 16 अकाउंट्स भी गैर कानूनी नहीं हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नैरेटिव को, इस बयानिए को आगे बढ़ाते रहे कि ये फॉरेन फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है। आज उनको सख्त मायूसी हुई है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर ना किसी किस्म की पाबंदी लगी है, सिर्फ एक जो है वो नोटिस जारी किया गया है। उनको शर्मसार होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अपने खाते यहाँ लेकर नहीं आ रहे। वो खाते नहीं हैं, वो खूह खाते हैं, जहाँ पर उसामा बिन लादन के पैसे भी आए हुए हैं, जहाँ JUI को लीबिया के पैसे भी आए हुए हैं। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, उसका हिसाब आज तक नहीं आया और वो इलेक्शन कमीशन भी नहीं ले सका। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनजर नहीं रखा, जिसमें तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ सुनाना था। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ लाडलों जैसा सलूक किया गया है, सिर्फ पीटीआई को पिन पॉइंट किया गया। पीटीआई का मौक़िफ़ था कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। आज इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। जो मरहला है वो शुरू होगा, जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल हैं, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। पीटीआई समेत किसी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी फंडिंग को अवाम से छुपाए। और अफसोसनाक खबर, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो चुके हैं। DGISPR की जानिब से बताया गया है लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए हैं। DGISPR की जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें यह बताया गया है और साथ ही उन्होंने लिखा है कि इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो चुके हैं। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर आ रही है कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो चुके हैं। कल से हेलीकॉप्टर लापता था, जिसमें 6 अफराद सवार थे। कुछ मालूम नहीं हो रहा था कि हेलीकॉप्टर कहां है। अब खबर
आई है। DGISPR ने इसकी तस्दीक की है कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए हैं। कल से जब ये खबरें गर्दिश कर रही थी तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रब्ता किया और बलोचिस्तान में लापता होने वाले हेलीकॉप्टर से मुतालिक उन्होंने मालूमात हासिल की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वो दुआगो हैं, हेलीकॉप्टर में सवार तमाम लोग बाहिफाजत हों। पूरी कौम इस हादसे पर इंतहाई गमज़दा और अफसुर्दा है। बलोचिस्तान में सैलाब से मुतालिक इमदादी कार्रवाइयों के लिए जाने वाले पाक फौज के हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता रोज़ से लापता था। ये हेलीकॉप्टर और अभी तक जो खबर सामने आई है सरफराज अली से मुतालिक, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली इस हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए हैं, इसकी तस्दीक कर रहा है DGISPR। वाज़ेह रहे कि एविएशन का ये हेलीकॉप्टर लसबेला में सैलाब से मुतालिक इमदादी कार्रवाइयों पर मामूर था। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कमांडर 12 को लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफराद इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और अब खबर ये आई है कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली इस दुनिया में नहीं रहे, हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो चुके हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा कमरुल मुनव्वर। कमर, आगाह कीजिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली से मुतालिक तो ख़बर आ चुकी है जिसकी तस्दीक कर रहे हैं DGISPR कि वो शहीद हो चुके हैं। बाकी 5 अफराद से मुतालिक कुछ मालूम हो सका? जी बिल्कुल, जो ये एक बदकिस्मत वाक़या कल पेश आया था ISPR की जानिब से, अब इसकी तस्दीक की जा रही है कि ये जो फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जो मूसा गोट, विंदर और लसबेला में किया जा रहा था, इसमें तमाम 6 ऑफिसर्स और सोल्जर्स जो हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो हैं उन्होंने भी शहादत जो है वो नोश कर ली है। ये तमाम अफराद जो थे इस बदकिस्मत हेलीकॉप्टर में सवार थे जो रिलीफ ऑपरेशन के लिए जो काम कर रहा था, और मूसा गोट के करीब, विंडर और मूसा गोट के करीब ये हादसा जो है इस हेलीकॉप्टर के पेश आया। अब इसका मलबा जो है वो मिल चुका है और ISPR ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इस वाक़े के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने शहादत जो है वो हासिल की है। ताहम इनके साथ ब्रिगेडियर अप्रूव मेजर जनरल अमजद हनीफ जो थे वो भी इनके हमरा हैं, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद और मेजर तलहा मन्नान जो हैं वो भी इस वाक़े में जो है वो शहीद हो गए हैं। नायक मुदस्सिर फयाज जो हैं उनके बारे में भी DGISPR की जानिब से ये बताया गया कि इस बदकिस्मत वाक़े में वो भी शहीद हो चुके हैं। ये ताहम अब इस जो हेलीकॉप्टर था इसका मलबा जो है उसको ट्रेस कर लिया गया है और उस तक जो ग्राउंड ट्रूप्स थी उन तक पहुंच चुकी हैं और इन वहां से मलबा वगैरह जो है वो और डेड बॉडीज जो हैं वो रिकवर। अच्छा कमर, कुछ मालूम हो सका इब्तदाई तहकीकात से क्या सामने आया है? पाक फौज के हेलीकॉप्टर का मलबा तो मिल चुका है, लेकिन वजह क्या बनी इस हादसे की? कोई फनी खराबी थी या मौसम की खराबी के बायस से हादसा पेश आया? जी अभी तक इस हवाले से कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा पेश आया था उसके बाद इस तक पहुंचने में काफी ज्यादा घंटे लगे और उसके बाद ये टीम्स जो थी, ग्राउंड ट्रूप्स जो थी इन सैलाबज़दा इलाकों में, वो वहां पर पहुंची और वहां पर पहुंचने के बाद इस बात की अब तस्दीक की जा रही है कि तमाम 6 अफराद, तमाम ऑफिसर्स और इसमें जो दूसरे रैंक के अफसरान थे वो इसमें शामिल थे, वो शहीद हो चुके हैं। ISPR की जानिब से अब कर दी गई है। गुज़श्ता रात ये वाक़या पेश आया था और उसके बाद इनकी तलाश के लिए तमाम टीम्स जो थी वो रवाना की गई थी और इन टीम्स के हमरा ना सिर्फ जो पाक आर्मी, नेवी और इसके अलावा जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं उनकी मदद से इस मौका जो जाए वकूआ है वहां पर पहुंचा गया, जहां पर से तमाम मलबा जो है वो हासिल कर लिया गया है। और इस मलबा को हासिल करने के बाद जो है अब इस बात की तस्दीक जो है DGISPR ने की है कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो हैं उसमें शहीद हो गए हैं, जबकि इनके हमरा 5 मजीद जो पाक आर्मी के जवान थे वो भी शहीद हो चुके हैं, जिनके बारे में बताया गया है कि ब्रिगेडियर मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा मन्नान और नायक मुदस्सिर फयाज जो हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं और उनकी शहादत की अब तस्दीक DGI। अच्छा कमर, थोड़ी डिटेल्स ये भी बताएगा कि जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर लापता हुआ है उस वक्त किस मकाम पर था, आखिरी बार किस मुकाम पर रिपोर्ट हुआ था और अब इसका मलबा किस मकाम से मिला है? जी बिल्कुल, ये लसबेला के इलाके में ये फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जो था ये चल रहा था। 4 रोज से ये ऑपरेशन जो था वो चल रहा था और इस ऑपरेशन के दौरान ना सिर्फ पाक आर्मी के जवानों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहां पर मौजूद जो फंसे हुए लोग थे उनको वहां से निकाला गया। कुछ जगह ऐसी थी जहां पर मौजूद जो लोग थे उनको निकालना मुश्किल था, लेकिन वहां पर सामान
अद्वियात, खाने पीने की चीजें जो थी वो उनको पहुंचा दी गई थी, और इसी वजह से ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा था। तो जब गुज़श्ता रोज जो एविएशन आर्मी एविएशन के लोग हैं उनसे उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब लसबेला के करीब ये हेलीकॉप्टर पहुंचा था तो उसके बाद इससे राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया था। ताहम इसकी तलाश के लिए टीम्स को रवाना किया गया, लेकिन दुश्वार गुजार रास्ते, पहाड़ियां और फ्लड की वजह से रोड जो थे वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके थे, जिसकी वजह से वहां तक पहुंचने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। और अब पाक आर्मी की जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो वहां पर पहुंचे, और उसके बाद अब ये तस्दीक की गई है कि इस बदकिस्मत वाक़े में ये मेजर जनरल सरफराज अली समेत 5 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। अच्छा कमर, ये बताइएगा कंट्रोल रूम से किसी किस्म की कोई बात हो सकी है? किस जगह पर ये राब्ता टूटा और उसके बाद उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी वक्ती तौर पर? जी दो इन्फॉर्मेशन जो थी वो सामने आई थी। पहली में ये कहा गया था कि लसबेला के करीब जो सस्सी पुन्नू मज़ार है उसके करीब ये राब्ता मुनक़ता हुआ था, और उसके बाद कोशिशें की जा रही थी कि उस मौका पर पहुंचा जा सके, लेकिन ग्राउंड पे ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम था, जिसकी वजह तक वहां पर पहुंचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर ग्राउंड ट्रूप्स जो थी वो वहां पर पहुंची और ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। रात गए ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया और सुबह तक ये ऑपरेशन जो है वो चलता रहा, जिसके बाद अब जो तमाम मलबा है इस बदकिस्मत जो हेलीकॉप्टर था उसको रिकवर किया गया, और इस बात की तस्दीक की गई है कि ये जो रिलीफ ऑपरेशन मूसा गोट, विंदर, लसबेला और इसके इर्द गिर्द के जो फ्लड अफेक्टेड एरिया हैं वहां पर ये काम कर रहा था हेलीकॉप्टर, और फिजाई निगरानी की जा रही थी लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की जानिब से। इस वाक़े में ये लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 5 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस जगह पर ये वाक़या पेश आया, गुज़श्ता रात ये बताया गया था कि वहां पर ना तो किसी किस्म का कोई मवासलात का निज़ाम मौजूद था, ना ही किसी किस्म के कोई कम्युनिकेशन के कोई टूल्स थे। वहां पर आबादी जो मुतलका आबादी थी उनको भी इस हवाले से इंगेज किया गया कि उनके पास किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन हो ताकि इस हेलीकॉप्टर के पास पहुंचा जा सके, लेकिन ना रात गए तक इस हवाले से कोई भी क्लू नहीं मिल सका था। रात के वक्त जो है दूसरे हेलीकॉप्टर्स भी मूव नहीं कर सके, ताहम ग्राउंड ट्रूप्स, एफसी और पुलिस की को भी वहां पर यूटिलाइज किया गया, और उसके बाद उस मौका पर सुबह ये टीमें पहुंची और वहां पर इस बदकिस्मत जो हेलीकॉप्टर है उसका मलबा मिला, और उसके बाद इस बात की तस्दीक की गई है कि ये वाक़या जो है ये इनकी शहादत जो है हो चुकी है। ताहम इसमें ये जो मौसमी सूरत हाल थी उसकी के बारे में ये कहा जा रहा है कि जब ये वाक़या पेश आया तो ये मौसम इंतहाई ख़राब था। ताहम उस हवाले से तहकीकात की जा रही है कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था लसबेला के करीब, जब ये हेलीकॉप्टर फ़ज़ाई निगरानी के लिए वहाँ पर पहुंचा था और फ्लड अफेक्टेड एरिया की निगरानी की जा रही थी कि वहाँ पर सामान वगैरह तरसील उनकी हो रही है कि नहीं, तो इसी वजह से वहाँ पर ये वाक़या पेश आया। तो अब इब्तदाई तौर पर वजह ख़राब मौसम ही बताई जा रही है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा कमर, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अदील, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस हादसे से मुताल्लिक? जी, आपको इब्तदाई जो फाइंडिंग्स हैं वो सामने आ गई हैं, क्योंकि इसको मुख्तलिफ एंगल से जो जांचा गया और इसकी जो अभी तक इब्तदाई तहकीकात के बाद फाइंडिंग सामने आई हैं वो तो बैड वेदर है, और इसमें ये देखने की बात है कि इस वक्त जो वहाँ की सूरत हाल है, किस तरह सैलाब में इस वक्त सैलाब से मुतासरा लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जो सीनियर ऑफिसर्स हैं खुद ग्राउंड पर मौजूद थे, और खुद वो ये अहम एक सर्वे हो रहा था जिसके बाद प्लानिंग जो है वो की जानी थी, और वहाँ पर जो लसबेला के मुकाम पर जो रेस्क्यू के हवाले से इंजीनियरिंग कोर के अहम अफसर भी इसमें जो है वो शरीक थे। बहुत बड़ा लॉस है इस वक्त, जो परेशान कुन बड़ी अफसोसनाक खबर जो सामने आई है। पाकिस्तानियों ने बहुत दुआएं की कि इनकी जो जान बच जाए, कहीं वो खैरियत से हों, लेकिन बिलाखिर अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आई, और ये बहुत बड़ा लॉस है कि पाकिस्तान मिलिट्री के इंतहाई काबिल ऑफिसर, कोर कमांडर समेत दीगर जो काबिल ऑफिसर्स हैं उन्होंने जाम शहादत जो है वो नोश किया। अच्छा अदील, बेशक एक बहुत बड़ा ये लॉस है। पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा भी मिला है, और जो तस्दीक कर रहे हैं DGISPR के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी इस हादसे में शहीद हो गए हैं। आप इनसे मुतालिक हमें कुछ बताएंगे?
बहुत काबिल अफसरान इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, लेकिन जो कोर को कमांड कर रहे थे उनके अगर आप हमें बता दें काबिलियत से मुतालिक तो। जी, इससे पहले ये बड़े अहम ओहदों पे इससे पहले भी रह चुके हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस में रह चुके हैं, इससे पहले ये एफटी में अहम पोजीशन पे रह चुके हैं और पाकिस्तान फौज के जो काबिल तरीन ऑफिसर्स में इनका जो है वो शुमार होता था। आप यहाँ से अंदाजा ठीक है, आप साथ रहिएगा। दिल हमारे साथ नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं। नईम साहब, बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी गई है, DGISPR की जानिब से ट्वीट किया गया है और इस हेलीकॉप्टर का जो मलबा था वो भी मिल गया है और जो 6 अफसरान मौजूद थे वो सब जाम शहादत नोश कर चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे लिए इस वक्त कितना बड़ा लॉस है? अल्लाह ताला उनकी शहादतें कबूल फरमाए। साफ ज़ाहिर है बहुत बड़ा सानिया है और पाकिस्तानी फौज अपनी रीत को निभाते हुए जिसमें सीनियर से सीनियर ऑफिसर्स की शहादतें भी पेश की जाती हैं, उसी का एक शास्ताना है और कौम की खिदमत करते हुए उन्होंने शहादत पाई, क्योंकि हम सबको मालूम है कि वो किस मिशन पर थे और सैलाब के सिलसिले में खुद उसकी निगरानी कर रहे थे। अल्लाह ताला वो उनको और उनके तमाम साथियों को जवार रहमत में जगह दे। ये अभी आप बात कर रहे थे कि जितने भी 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक को पहुंचते हैं पाकिस्तान आर्मी के या एयरफोर्स के और नेवी के ऑफिसर्स, ये आउटस्टैंडिंग ऑफिसर होते हैं। मतलब इनका, क्योंकि यहाँ अफवाज पाकिस्तान में आपको पता है कि सिवाय अहलियत के और कोई क्राइटेरिया नहीं है प्रमोशन का, तो ये आप बहुत मंजे हुए, बहुत तजर्बाकार, बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं। इस लिहाज से बहुत लॉस है। और उनके साथ भी जो क्रू में जनरल थे और एक CT इंजीनियर थे और जो क्रू के लोग थे, सभी बड़े वेल ट्रेन थे, तो एक बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन वो जो कहते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जा। नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार कर रहे हो किस्म के हादसा आ जाते हैं। जी अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, हमने ये देखा है कि एक तो बॉर्डर्स पर काफ़ी दबाव है, चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है, फिर सैलाबी सूरत हाल हो, कोई भी कुदरती आफात का हमें सामना हो, हमेशा पाक फ़ौज के जवान पेश रहते हैं। तो इनकी पेशा वराना सलाहियतों से मुतालिक और स्पेशली लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली साहब के बारे में हम बात कर रहे थे, किस अंदाज में इन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं? सर, इससे मुतालिक इन्फेंट्री के मायनाज ऑफिसर थे, AK रेजिमेंट के। हम सबसे हमारा बड़ा मशहूर इंस्टीट्यूशन आपको पता है कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में है, उसको उन्होंने कमांड किया। उसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस के वो हेड रहे, और भी जितने आप अपॉइंटमेंट का सोच सकती हैं वो उन्होंने की, कोर्सेज वगैरह में उन्होंने टॉप किया। तो इसमें तो मैंने पहले ही बताया कि कोई शक नहीं है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल बनता है वो बहुत मेहनत और काविश के बाद उस मुकाम तक पहुंचता है। एक बात मैं जो ऐड करना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा अपने नौजवानों से, वो ये है कि देखिए, पाकिस्तानी फौज पर बाहर से भी प्रेशर है, अंदर के जो हालात हैं वो भी आपके सामने है। कम से कम एक काम तो हम कर सकते हैं कि आप और मैं तो प्रेशर ना डालें उनके ऊपर, और कोई ऐसी गुफ्तगू से परहेज करें, सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट से परहेज करें जिस पर वो इंटरनल प्रेशर का शिकार हो, ताकि वो अपना काम तंदुरुस्ती से कर सकें। तो मेरी ये स्पेशल अपील होगी हमारे नौजवानों से कि ना सिर्फ ये कि शोधा के लिए दुआ करें, बल्कि इस बात का अहद करें कि आज के बाद पाकिस्तानी फौज की हरदा सराई के लिए कोई ऐसा वो पोस्ट नहीं लगाएंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर आपके दिल में कोई शकूक व शुबात हैं, वो इंशाल्लाह वक्त उनको दूर कर देगा। तो हमें चाहिए कि इतने जो प्रेशर पाकिस्तानी फौज पर हैं, कम से कम हम मजीद प्रेशर उन पर न डालें, बल्कि उनके साथ जुड़ के रहें, उनके साथ यकजहती का इजहार करें, उनके साथ मिलें, तब आपको पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं और ये कैसे काम करते हैं। जी अच्छा नईम साहब, जी आपकी बात को ही कैरी ऑन करते हुए, यकीनी तौर पर पाक फ़ौज का कद, पाक फ़ौज की अज़मत कितनी बड़ी है कि खुद देखिए सीनियर जो ऑफिसर्स हैं वो फील्ड में मौजूद थे, वो फील्ड में गए, उन्होंने बाकायदा तौर पर जायज़ा लिया और रेस्क्यू के अमल को खुद मॉनिटर कर रहे थे। जी बिल्कुल, और ये तीसरे लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिन्होंने जाम शहादत नोश की है सामने। वैसे तो पाकिस्तानी फौज का ये तो इम्तियाज है कि हमारा जो रेशियो है ऑफिसर्स और जवानों की शहादत का, वो बहुत हाई है, बल्कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, कि हर 7 से 8 जवानों के साथ एक ऑफिसर शहीद होता है। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी फौज की ये रीत है कि ऑफिसर्स ये आगे बढ़कर लीड करते हैं। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी
جب آپ حملہ کر رہے ہوں یا دفاع کر رہے ہوں تو یہ پیچھے ہوں یا درمیان میں ہوں، یہ ہمیشہ سب سے آگے اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہی ریت نبھاتے ہیں ہمارے سینئر آفیسر بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس پر ہمیں فخر ہے. اور یہ جو شہادتیں ہیں ٹھیک ہے افسوس تو ہوتا ہے، لیکن یہ شہادتیں ہی چمکاتی ہیں قوموں کو، اور یہ شہادتیں ہی جو ہے وہ دفاع کرتی ہیں قوموں کا. اور انشاءاللہ یہ ریت پاکستانی فوج ہمیشہ اس نے قائم رکھی ہے اور آئندہ بھی قائم رکھے گی انشاءاللہ. لیکن نعیم خالد لودھی صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہمارے افسران نے تو جام شہادت نوش کی ہے، لیکن پیچھے ان کی فیملیز بھی ہوتی ہیں، وہ کس طرح سے اس سارے پروسیجر میں دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ کیونکہ کل رات سے ہم دیکھ رہے تھے ایک کیفیت ایسی تھی جس میں وسوسے بھی بہت آ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے. ان فیملیز پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ سوشل میڈیا پر لوگ ہرزہ سرائی بھی کرتے ہیں، تو ان فیملیز پر کیا گزرتی ہوگی یہ سب دیکھ کر؟ جی یہ دیکھیں جو تو ہیومن سینٹیمنٹس ہیں وہ تو آپ کو پتہ یونیورسل ہیں. جن کے پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ اپنا جذبہ جتنا بھی بلند رکھیں، لیکن ایک دفعہ ان کا دل بیٹھتا تو ضرور ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ رات کو تذبذب کے عالم میں پوری قوم تھی اور ان کی فیملیز تو خاص کر محسوس کر رہی ہوں گی کہ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے. جو کہ صاف ظاہر ہے کہ ابھی ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ موسم اچھا نہیں تھا، سرچ اور ریسکیو آپریشن کے لیے بہت ساری مشکلات تھیں، تو اس لیے لوکیٹ کرنے میں کچھ ٹائم لگا، دیر لگی، اور پھر پتہ لگانے میں کہ یہ معاملہ ہوا کیا. لیکن میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں، اور وہ باپ بھی اور ایسی بیوی اور بہنیں بھی ہم نے دیکھی ہیں. اور یہ میں بات کر رہا ہوں جو آپ کے پروگراموں میں آتے ہیں کہ وہ ان کے حوصلے کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیا یہ انسان ہے یا یہ کس گوشت اور مٹی کے بنے ہوئے ہیں. کہ جب ماں کہتی ہے کہ میرا ایک اور بیٹا بھی ہو تو میں اس کو شہادت کے لیے پیش کر دوں گی، اور باپ کہتا ہے کہ میں اپنے دوسرے بیٹے کو بھی محاذ پہ بھیجنے کو تیار ہوں، اور بچے بھی اس طریقے سے حوصلے کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ قوم کے اوپر ایک قرض ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ افواج پاکستان کے ساتھ رہیں، ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ان کی فیملیز اور ان کے جو نیچے لوگ جنگ کر رہے ہیں ان پر کسی بھی قسم کا مورال کا غلط اثر پڑے. یہ خدا را میری بات مان لیں، اگر ہماری فوج بچاتی رہی اس ملک کو تو یہ بچے گا، ورنہ نہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہوں گے نہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں گا. ٹھیک ہے. نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار، بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہمارے رپورٹر اسلام آباد سے کمر المنور نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. آپ سب کا بہت شکریہ.